नमस्कार मित्रों, आज का विषय है प्राकृतिक कृषि। विषय प्राकृतिक कृषि का है और मानव जीवन का है। सभी लोग जानते हैं कि बिना भोजन के मेरा काम नहीं चल सकता, और भोजन अगर शुद्ध ना हो, अगर भोजन में किसी चीज़ की मिलावट हो गई रसायनों की, तो फिर वो भोजन जो है मेरे काम का नहीं है। मतलब पेट भरने के लिए खा तो सकता हूँ, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं रह सकता हूँ। मित्रों, आज देश का किसान जो फसलें उगाता है, तो उसको जो कृषि विज्ञान है, वो कृषि विज्ञान कहता है कि फसलों को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और हम कहते हैं संतुलित उर्वरक। किसानों को पिछले 50 साल से हम संतुलित उर्वरक प्रयोग कराने की बात करते आए हैं, और जब संतुलित उर्वरक की बात हुई है तो ये हुआ है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इधर करीब 15 साल पहले से पोषक तत्वों के नाम पर हम जिंक और सल्फर और आयरन ये भी प्रयोग कराने लगे हैं। लेकिन फसलों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, या यूं कहें कि फसलों की उपज का जो स्वाद है वो स्वाद घटता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जो पालतू पशु हैं और जो मनुष्य है, उसको भी बताते हैं कि आपके अंदर जिंक की कमी है, आपके अंदर गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली खानी चाहिए, पशुओं को कैल्शियम देना चाहिए। यानी सप्लीमेंट्री फूड मनुष्य के शरीर में भी जिंक की, आयरन की, विटामिन्स की, कैल्शियम की और न जाने कितने प्रकार के मिनरल्स की कमी मनुष्य के शरीर में भी परिलक्षित होती है, और फसलों में भी परिलक्षित होती है, और जो पालतू पशु हैं उनमें भी परिलक्षित होती है। आप कल्पना करिए कि क्या मनुष्य को या फसल को या पशु को हम बाहर से चीज़ें ला ला करके, खिला खिला करके उसको हेल्दी बनाए रख सकते हैं? तो उत्तर मिलेगा ना, ये संभव नहीं है। तो आज जो मेरा विषय है वो विषय ये है कि जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर इंसान प्रकृति के साथ मिलकर के रहता है तो उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ है नहीं। लेकिन शिक्षित व्यक्ति विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नाम पर आज जो कर रहा है, मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, लग जाए, लेकिन हकीकत जो है, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नाम पर जब मैं किसी का शोषण करना शुरू करता हूं तो बस वहां से गड़बड़ी शुरू होती है। जब कभी ये जरूरत आई कि फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो रही है, तो विज्ञान को मालूम है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया आई। फिर कभी पता चला कि जो प्लांट है उसका स्टेम मजबूत नहीं है, उसकी रूट का डेवलपमेंट सही नहीं है, तो बोले ये रूट में डेवलपमेंट में और स्टेम की मजबूती के लिए क्या है, तो बोले कि फास्फेट की ज़रूरत होती, तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर आ गए।
बोले यार दाने में चमक नहीं है, वो शाइनिंग नहीं है, तो बोले ये किसका है, तो बोले पोटास की कमी से होता है। ये कहानी शुरू हुई। विज्ञान का धर्म ये था, अब आप सुनिए धर्म विज्ञान का। एक शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अभी अभी मूर्छित होकर गिर गया और उसके अंदर किसी तत्व की डिफिशियंसी थी, तो हाल फिलहाल तो मैंने इलाज कर दिया, लेकिन उस तत्व की उसके पास जो कमी हुई थी वो फिर आगे कभी भविष्य में ना हो, हमें विज्ञान को ये सोचना था। तो हम फसलों को बाहर से पोषक तत्व देते चले गए और जमीन की उर्वरता को ध्यान नहीं रखा, और फिर परिणाम ये हुआ कि जो चीज़ें जमीन में कम थीं वो फसलों में कम गईं। उस फसल की उपज के दो रूप हैं, एक पशु खाता है, एक मनुष्य खाता है। तो उस फसल की उपज जब मनुष्य ने खाई तो जो फसल की उपज में चीज़ें कम थीं, पोषक तत्व कह लें, मिनरल्स कह लें, विटामिन्स कह लें, वो मनुष्य के शरीर में कम हुए, और जब पशुओं ने चारा खाया तो वो चीज़ें पशुओं के शरीर में कम हुई। अब और आनंद आया। अभी तो मैं ज़मीन के लिए उर्वरक बना रहा था, अब मुझे मनुष्य को भी पशुओं को भी मिनरल्स और विटामिन्स मार्केटिंग का हमको अवसर प्राप्त हुआ। एक कहावत है ना कि आपदा में अवसर, तो एक आपदा लाई गई और फिर अवसर तलाशे गए। आज का जो मेरा विषय है, विषय ये है मित्र, बिल्कुल सरल सी बात है कि सारे एक अनपढ़ व्यक्ति को भी मालूम है कि एक माँ की कोख में अगर कोई बच्चा पल रहा है और उस माँ को अगर पर्याप्त पोषण नहीं दिया गया, उस माँ को अगर खुश नहीं रखा गया, तो जो होने वाली संतान है वो स्वस्थ नहीं होगी और मानसिक रूप से भी ठीक नहीं होगी। ये हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद एक माँ जो गर्भवती है, जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उस माँ को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, मतलब उसको प्रेम नहीं दिया जाता, तो वो मन से भी अस्वस्थ है और शरीर से भी अस्वस्थ है। अब जो माँ मन से और शरीर से अस्वस्थ है, वो बच्चे का जो जन्म देगी वो भी बच्चा मन से और शरीर से अस्वस्थ ही होना है। लेकिन उसके घर वाले जो उस औरत को इज्जत नहीं दे रहे थे, औरत को भोजन नहीं दे रहे थे, उनको बच्चों से बड़ी मोहब्बत है। तो ये बेवकूफ़ी हुई ना कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया उस माँ से मोहब्बत नहीं है, बच्चे से मोहब्बत है। ठीक इसी प्रकार जब हम सारे लोग बड़े हो जाते हैं, माँ के आंचल से मेरा रिश्ता टूट जाता है और धरती के आंचल से मेरा रिश्ता जुड़ जाता है, तो मुझे भोजन चाहिए, मुझे हवा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, और हवा पानी भोजन सब कहाँ से मिलता है? ये सब धरती से मिलता है, धरती में खड़ी हुई वनस्पतियों से मिलता है। तो इसको मैं माँ कहता हूँ, सदियों से मैं इसको माँ कहता आया हूँ। ये आदि माँ है, ये पार्वती है, ये आदि शक्ति दुर्गा है। इसलिए इसको माँ कहते हैं, माँ। और विज्ञान जब बात आता है तो विज्ञान के नज़रिए से ज़रा पढ़िए इस धरती में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आप पाएंगे कि इस धरती में लगभग 160 प्रकार के तत्व उपलब्ध हैं धरती में। अब हमको, चूंकि विज्ञान अभी बच्चा है, जो दर्शन और आध्यात्म है ना वो कंप्लीट साइंस है। विज्ञान ने तो उसमें से कुछ अंश चुरा लिया है। अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा,
कि विज्ञान जब भौतिक संसाधन की बात आए, जिंदगी को आसान बनाने की बात आए, तो विज्ञान के चमत्कारों को मैं सलाम करता हूं। लेकिन जब प्रश्न प्रकृति के, कुदरत की व्यवस्था के हों, तो वहां विज्ञान को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति का जो वैभव है, उसको अगर समझना है तो प्रकृति की भाषा में समझिए, प्रकृति की व्यवस्था के अधीन रह करके समझिए, फिर उसको विज्ञान की तरीके से क्रमबद्ध करिए तो ठीक है। मनुष्य ने यहाँ अपनी टांग फंसा दी जबरदस्ती। 160 पोषक तत्व जमीन में उपलब्ध हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा है, ऐसा विज्ञान मानता है। उसमें से हम कहते हैं कि फसलों को केवल 16 पोषक तत्वों की जरूरत है, 16। लेकिन जब मृदा परीक्षण की बात आती है तो मैं केवल 9 पोषक तत्वों की जांच करता हूं, केवल 9। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, बस। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब आप 16 पोषक तत्व जरूरी बताते हो, तो अभी आप कि जो जांच करने का जो तरीका है, जो जांच करने का जो सिस्टम है, वो 9 के साथ है। अभी भी आप 7 एलिमेंट छोड़ देते हो, क्यों? तो स्पष्ट है कि हम इनकी जांच कर नहीं सकते आसानी से, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। हकीकत ये है कि जो जमीन में तत्व पाए जाते हैं 160 में फसलों के लिए कितने आवश्यक हैं, ये हकीकत किसी को नहीं पता। ये 16 पोषक तत्वों की हकीकत आज के 30 साल पुरानी है, और अब तो 27 पोषक तत्वों को आवश्यक बता दिया गया है। परंतु इस पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि हकीकत ये बता दो, कुछ भी बता दो, लेकिन जब उसकी जांच की बात आती है, जब बहुत सारे विषय हैं, तो फिर हम अज्ञान हो जाते हैं। मुद्दा ये है कि फसलों को जितने भी पोषक तत्व चाहिए, या मनुष्य के शरीर में जितने भी पोषक तत्व, जितने भी विटामिन, जितने भी मिनरल्स की ज़रूरत है, या जो हमारे पालतू पशुओं को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, ये तय मान लीजिए कि मैं बाहर से उनकी आपूर्ति कर नहीं सकता। कभी संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। जैसे एक उदाहरण बता दूं, हमारे पास नाइट्रोजन है, बना सकते हैं, नाइट्रोजन की सप्लाई देते हैं, फास्फेट की सप्लाई देते हैं, पोटास की देते हैं, जिंक की देते हैं, सल्फर की भी दे देते हैं, एफई भी हम बना सकते हैं। लेकिन अब जैसे मिट्टी की जांच में लोहे की बात आती है, तांबे की बात आती कि तांबा भी साफ कम है। अगर देश की 14.5 करोड़ जमीनों में तांबा की कमी हो गई है, और किसान कहे कि साहब तांबा की आपूर्ति के लिए हमको दो बताओ क्या चाहिए, क्या डालूं जिससे तांबा की पूर्ति हो जाए, तो सारी एजेंसियां हाथ खड़े कर देंगी, भाई इसकी सप्लाई नहीं दे सकता। मतलब 1-2 किसान मांग लेता है तो हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम पर कुछ भी उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन इस देश का 14 करोड़ किसान अगर 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन के लिए तांबे का मांग डिमांड कर ले, जब आप सप्लाई देने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी बातें क्यों? प्रश्न ये है। तो हकीकत स्वीकार करनी है कि मैं बहुत सारे पोषक तत्वों की किसानों को आपूर्ति कर नहीं सकता। तो करना क्या है? हमने बताया आपको कई वीडियो में कि ये माँ, ये जो धरती है ना, जिसको मैं माँ बोलता हूँ, ये हमारा कहते हैं ना कि क्या आपका नाड़ा गड़ा है? जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी नाल कहीं गाड़ दी जाती, तो कहते हैं
कि क्या वहाँ क्यों मर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या आपका वहाँ नाड़ा गड़ा है? संपूर्ण मानव जाति का नाड़ा इस धरती में गड़ा है। उसको ले दे के कि यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा, इसको मानना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि एक सीधा सीधा सिद्धांत है कि जिसकी माँ अस्वस्थ है, उसके बच्चे को अस्वस्थ रहना ही है। दुनिया में कोई सूरमा भोपाली पैदा नहीं हुआ कि जिसकी माँ स्वस्थ हो उसके बच्चे को कोई स्वस्थ बना दे। जिसकी माँ भूखी हो उसके बच्चे की कोई भूख मिटा दे। जिसकी माँ रोती हो उसके बच्चे को कोई हंसा दे। एक सीधा सीधा सिद्धांत है। तो जब हमें मालूम है कि हमारी खुशियों का संबंध ज़मीन से है, हमारी भूख का संबंध ज़मीन से है, मेरे स्वास्थ्य का संबंध ज़मीन से है, मेरे आनंद का जो संबंध है वो ज़मीन से है, तो क्यों ना हम ज़मीन की तरफ लौट चलें और इस झूठे विज्ञान को, बार बार कहता हूँ, विज्ञान का आलोचक कतई नहीं हूँ। विज्ञान मोबाइल बनाए, कंप्यूटर बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, मकान बनाए, भौतिक संसाधन खूब बनाए, लेकिन विज्ञान जब प्रकृति की व्यवस्था पर हाथ डालता है तो तकलीफ होती है। क्योंकि प्रकृति का जो वैभव है, जो प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान है, वो परमात्मा से ज़्यादा कोई जानता नहीं। और हम तो आधे अधूरे दिमाग से उसमें हाथ डाल देते हैं, और यही हुआ है। तो मित्र, ये जो विषय है प्राकृतिक कृषि, और ये जो विषय मैं छेड़ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में प्राकृतिक कृषि एक विषय है, ज्वलंत मुद्दा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग बीमार हैं, फसलों में पोषक तत्वों की कमी है, फसलों में बीमारियां हैं, फसलों में कीड़े हैं, फसलों को पानी की ज़रूरत है, पानी है नहीं। कल्पना करिए ना, ये जो माँ है, ये धरती माँ है। अगर इसमें 1% से अधिक ऑर्गेनिक कार्बन यानी जीवांश कार्बन है, 1% से अधिक, अगर इस जमीन में 1% से अधिक जीवांश कार्बन है तो आप जानते हैं क्या है, हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। क्योंकि 1% जब जीवांश कार्बन होगा तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, भूमि में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पर्याप्त मात्रा में होंगे। अगर इस जमीन के आसपास की बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं, हमको एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हम ज़मीन के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, मान लो किसी के दिमाग में चढ़ गया कि नहीं नहीं ज़मीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़मीन मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, तो फिर उसको बता दूं कि वो बायोडाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर पाएगा। बायोडाइवर्सिटी के बिना ज़मीन अच्छी नहीं हो सकती, और अच्छी ज़मीन के बिना बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो नहीं सकती। इनका चोली दामन का साथ है। और मैंने कई बार आपको क्या कहा है, ये जो सॉइल है ना, जिसको हम सॉइल कहते हैं या ज़मीन कहते हैं, ये शिव है, ये भगवान शिव है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये पार्वती है।
अब शिव को पार्वती से अलग कर दो या पार्वती को शिव से अलग कर दो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। प्राकृतिक कृषि की जब बात आती है तो प्राकृतिक कृषि का जो वर्तमान का ऑब्जेक्ट है, अभी जो लोग फिर किसानों को एक बार बेवकूफ़ बनाना शुरू किए हैं कि जैविक खेती करोगे, प्राकृतिक खेती करोगे तो उसकी उपज जो होगी वो अच्छे दाम पर बिकेगी। तो यहाँ पर फिर किसान ज़मीन को, बायोडाइवर्सिटी को छोड़ करके केवल वो रजिस्ट्रेशन करा करके, पंजीकरण करा करके केमिकल प्रोड्यूस ऑर्गेनिक के नाम पर बेचने की बात सोचने लगता है। मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती की जब भी बात आए तो बात ये आए कि इस खेती से ज़मीन की उर्वरता बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी ठीक होगी, उत्पादन लागत घटेगी, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, तो अच्छी बात है। अगर जैविक खेती का माल अच्छी कीमत पर बिकता है तो फिर नोट कर ले ये देश, ये नीतियाँ कि ये हमारे देश का किसान कभी भी जैविक खेती करेगा नहीं। जैविक खेती के नाम पर हम उसको झूठ सिखाते हैं। और अगर हम उसको सत्य कहेंगे कि जैविक खेती करने के बाद आपकी लागत घट जाएगी, स्वास्थ्य सही हो जाएगा, ज़मीन और बायोडाइवर्सिटी मुस्कुरा उठेगी, अगर इस समझ के साथ वो प्राकृतिक खेती करेगा तो ये बात अच्छी होगी। तो मित्रों, ये जो धरती माँ है, बात ये थी कि पशुओं को स्वस्थ रखना है, फसलों को स्वस्थ रखना है, मनुष्य को स्वस्थ रखना है, तो कहते हैं एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम केवल धरती के वैभव को केवल एक बार समझ लें और उसको साध लें, बाकी सारी समस्याओं का निराकरण परमात्मा कर देगा। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर धरती के वैभव को मैंने नहीं समझा, धरती की उर्वरता को नष्ट करते रहे, धरती के नीचे का पानी यूं ही लूटते रहे, धरती के ऊपर फैली जैव विविधता को नष्ट करते रहे, तो अब हमारे साथ क्या होने वाला है, भगवान ही मालिक है। नमस्कार।